हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 4th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 17 टॉपिक हम प्रीवियस 3 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे प्रचंड के बारे में। देन हम एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, जानेंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 क्या है, जल जीवन मिशन के बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL क्या है उसके बारे में देखेंगे, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आज हम ईरान की लोकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड, वो इन ऑप्शंस में से कौन उसको ठीक तरीके से डिस्क्राइब करता है, ये आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो ए में ये पूछ रहा है कि क्या ये एम्फीबियस वारफेयर शिप है, सेकंड में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, सी में टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, डी में मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वह है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अभी क्या हुआ है कि जोधपुर एयरबेस में इसको इंडक्ट कराया गया है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, जो कि एक इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है, स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है और स्वदेशी रूप से ही इसको डेवलप किया गया है। अगर हम इसकी जेनेसिस की बात करें कि इसकी ज़रूरत हमें कैसे पड़ी, कि 1999 में जब कारगिल वार हुई तो इस तरीके के हेलीकॉप्टर की हमें ज़रूरत महसूस हुई, जो कि प्रिसाइज रूप से स्ट्राइक कर सकती थी बैटलफील्ड के अंतर्गत। साथ ही साथ एक ऐसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए कि जो कि वेरी हॉट डेजर्ट में भी काम कर सके, साथ ही साथ कोल्ड हाई एल्टीट्यूड पे भी वह काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर सके। तो इसी के जो इनिशियल डेलिब्रेशन पर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट को इन अक्टूबर 2006 में, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड को यह टास्क दिया गया कि इस तरीके का वह हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करे और डेवलप करे। अगर हम इसकी बात कर लें तो इसकी जो हेलीकॉप्टर की रेंज है वह 550 किलोमीटर विद वेपन्स इसकी रेंज है। साथ ही साथ इसकी कैपेबिलिटी है कि ये डिस्ट्रक्ट कर सकता है एनिमी का जो एयर डिफेंस है, काउंटर इंसर्जेंसी वारफेयर में ये यूज कर सकता है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला सकता है और एंटी टैंक एंड काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन भी ये परफॉर्म कर सकता है। इसके अगर हम कॉम्बैट फीचर्स की अगर बात करें तो ये जो रडार मटेरियल होते हैं वह उसके अंतर्गत लगे हुए हैं, जिसके एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल होते हैं वो इसके अंतर्गत लगे हुए हैं, जो कि रडार को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है एक क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ इसमें जो कैबिन है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, चाहे वह न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल कंटिजेंसीज की स्थिति में वह उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो हेलीकॉप्टर है इक्विप्ड है किससे, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है एनिमी के रडार से, और जो इंफ्रारेड सीकर्स होते हैं और जो एनिमी के जो मिसाइल होते हैं उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम के द्वारा, उससे ये इक्विप्ड है। ये था हमारा क्वेश्चन प्रचंड के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा NBFC पर बेस्ड है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 1956 में। सेकंड में कहा गया है कि जो NBFC है ये पार्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन है ऑफ, जो कि RBI का एक डिपार्टमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस NBFC को रेगुलेट करने की, उसको सुपरवाइज करने की। तो इसको मैं आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो NBFC है कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि NBFC पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो पार्ट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि NBFC पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं होता, इसलिए ये चेक वगैरह इशू नहीं कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो नॉन बैंकिंग सुपरविजन है DNBS, जो कि RBI के अंतर्गत आती है, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ NBFC। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके बारे में। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में RBI ने 16 लार्ज जो NBFC है उनको इन 4 लेयर बेस्ड, उनकी साइज़ के अनुसार, उनकी एक्टिविटी के अनुसार उनको 4 लेयर में डिवाइड किया है। ये RBI के द्वारा ये जो स्केल बेस्ड अप्रोच है पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 4 लेयर होंगी जिनके अंतर्गत NBFC को रखा जाएगा। इसमें जो बेस लेयर होगी
इसमें उन एनबीएफसी को रखा जाएगा जिनके के ऊपर रेगुलेशन की कम आवश्यकता होगी। जो अभी ये इसके जो रेगुलेशन होंगे, जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट जो एनबीएफसी होती हैं उसके लिए जो रेगुलेशन होते हैं उसके बराबर इसके रेगुलेशन होंगे। साथ ही साथ इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल होगा वो होगा 1000 करोड़ का। इस पर सबसे कम रेगुलेशन होगा जो कि बेस लेयर में है। इसके अलावा मिडिल लेयर में ये जो बेस लेयर है इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, और इसमें जो उनको रखा जाएगा जो बेस लेयर की एनबीएफसी है उससे थोड़ी ज़्यादा उनमें सिस्टमेटिक रिस्क होगी स्पिल ओवर की। इसमें उन एनबीएफसी के बराबर रेगुलेशन होंगे जो कि अभी एनबीएफसी एनडीएसआई के जो रेगुलेशन होते हैं और एनबीएफसी डिपॉजिट्स के जो रेगुलेशन होते हैं उसके बराबर रेगुलेशन इसके अंतर्गत होंगे। साथ ही साथ इसमें एक आर्बिट्रेज भी इसमें लागू किया जा सकता है, प्रतिकूल नियामक मध्यस्थता इसमें लागू की जा सकती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए की स्थिति में। इसके अलावा इसके बाद अपर लेयर होगी। अपर लेयर में ये एक न्यू रेगुलेटरी सुपर स्ट्रक्चर है। ये इसमें क्या होगा कि जो कि बैंक लाइक जो रेगुलेशन होते हैं वे इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो एनबीएफसी है जिसका लार्जर सिस्टमेटिक स्पिल ओवर रिस्क होगी वह उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और इसमें जो एनबीएफसी जो मिडिल लेयर में है उसी की फिल्टर करके कुछ एनबीएफसी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा अपर लेयर के अंतर्गत। इसके अलावा जो अपर लेयर है इसके अंतर्गत यदि कंसेक्यूटिव ईयर 4 साल के कंसेक्यूटिव ईयर में यदि एनबीएफसी अपने जो परफॉर्म नहीं कर पाती फिर भी तो क्या क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पाती तो उसके पास उसके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है इसके अंतर्गत। और जो टॉप लेयर जो रहेगी वह उसको अभी खाली रखा गया है, उसको एम्प्टी रखा गया है, उसको डिस्क्रिशन बेस्ड पे रखा गया है। इसमें उनको शामिल किया जा सकता है जिन एनबीएफसी की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, साथ ही साथ उनको हायर रेगुलेशन और सुपरविजन की ज़रूरत है। और इसमें जो फ्रेमवर्क होगा वह स्पेसिफिक होगा फॉर स्पेसिफिक एनबीएफसी के लिए। तो ये स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क एनबीएफसी के लिए आरबीआई के द्वारा लागू किया है जिसमें 16 लार्ज एनबीएफसी को 4 लेयर में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम एनबीएफसी के बारे में बात करें तो एनबीएफसी एक कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, जो कि इंगेज रहती है किस तरीके के बिजनेस में, लोन, एडवांस एंड एक्विजिशन ऑफ द शेयर स्टॉक्स और इस तरीके के बिजनेस में ये इन्वॉल्व रहती है। लेकिन इसके अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशन होता है कि कौन सी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगी जिनके प्रिंसिपल बिजनेस हैं कि कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में है, या परचेज या सेल एनी गुड्स में है, या एनी सर्विस जो प्रोवाइड कराता है सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो एनबीएफसी के अंतर्गत शामिल नहीं होती बल्कि शामिल होती हैं जो कि लोन एंड एडवांस या एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड स्टॉक के जो बिजनेस में होती हैं। इसके अलावा जो एनबीएफसी है इनको भी इनके फर्दर टाइप में डिवाइड किया जाता है जिसमें वे डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट के रूप में बाइफरकेट की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें फीचर्स एनबीएफसी के, तो एनबीएफसी ये डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि जो करेंट अकाउंट होते हैं या सेविंग अकाउंट होते हैं इस तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो एनबीएफसी है ये पार्ट नहीं होता पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, इसके कारण से ये चेक इशू नहीं कर सकता। इसके अलावा जो डिपॉजिट हैं इसके इंश्योरेंस फैसिलिटी जो दी जाती है डीआईसीजीसी के द्वारा, वह इसको इंश्योरेंस ऑफ फैसिलिटी जो बैंकों को दी जाती है 5 लाख तक की, वह इसको नहीं दी जाती। इसके अलावा जो आरबीआई के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन है डीएनबीएस, जो कि इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर रेगुलेट किसको, एनबीएफसी के लिए। साथ ही साथ इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वे आरबीआई एक्ट 1934 में आते हैं। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया एनबीएफसी के ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्सपा एक्ट से संबंधित है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 से, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसमें जो डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर करने की पावर ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वह रेप्रिमांड कर सके या प्रोजिक्यूट कर सके दोज मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए जो कि ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं सिटीजन के लिए। थर्ड में डिक्लेरेशन ऑफ द डिस्टर्ब स्टेटस है वह रिव्यू किया जाता है एवरी 6 मंथ्स में। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो
ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास डिक्लेयर करने की पावर है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंतर्गत डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है, आर्म फोर्स जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन के उन पर अगर वो हैं करते हैं तो उसके को प्रोसिक्यूट या रिप्रिमांड करने की उनकी पावर है, तो इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में जो बात की गई है कि जो डिस्टर्ब स्टेटस है उसको रिव्यू किया जाता है एवरी 6 मंथ, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमें इसके अंतर्गत पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ है कि जो नागा पीस प्रोसेस की अनसर्टेनिटी के कारण आफ्सपा को अभी आसाम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में अभी रिटेन करके रखा गया है, बरकरार करके रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स था अभी अर्लियर उन्होंने रिड्यूस कर दिया था अभी डिस्टर्ब एरिया को होम अफेयर्स के द्वारा इन आसाम, मणिपुर, नागालैंड में। इसके अलावा जो आसाम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में भी आफ्सपा एप्लीकेबल है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा था उन्होंने 15 अगस्त 1942 को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर्स को लेकर आए थे, जिस क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। साथ ही साथ इसका जो फाउंडेशन था वो 4 ऑर्डिनेंस इसके अंतर्गत आए थे 1947 में। आज़ादी के समय जो आसाम का जो एरिया था वो डिस्टर्ब हो रहा था कई का, और वहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो उत्पन्न हो रहे थे उसके कारण से 1947 में इसको लेकर आए थे। इसके अलावा जो आज जो एक्ट है आर्म फोर्स जो स्पेशल पावर एक्ट है वो 1958 में उसने ये रूप लिया, जिसको आज अथॉरिटी के द्वारा यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो इसका जो वाइडर एप्लीकेशन बढ़ा दिए गए और जो सिमिलर जो एक्ट था वो 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में भी उसको इनेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो आफ्सपा पावर दे देता है जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनको कि ये ओपन फायर कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे किसी भी तरीके का उनको अगर सस्पिशियस पर्सन दिखता है जो कि हथियार लिए हुए है तो उसके ऊपर वह ओपन फायर कर सकते हैं, साथ ही साथ वह उसकी फायर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनको रीजनेबल सस्पिशन लगता है तो वह अरेस्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को विदाउट द वारंट। इसके अलावा ये इम्पोज किया जाता है सेंटर एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, और इसके अंतर्गत स्टेट का कोई पार्ट मतलब पूरे स्टेट में ही नहीं, स्टेट के किसी पार्ट में भी इसको डिस्टर्ब एरिया के रूप में इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। इसको जो एक्ट को अमेंड किया गया था 1972 में, और इसके अंतर्गत जो पावर दी गई डिस्टर्ब एरिया को करने की वह सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट को भी दे दी गई। अभी अगर हम देखें तो त्रिपुरा के अंतर्गत एक्ट को अभी 2015 में हटा लिया गया था। इसके अलावा मेघालय में भी 2018 में जो आफ्सपा को जो 27 साल से वहाँ लगा हुआ था उसको रिवोक कर लिया गया था। अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल किन किन राज्यों में है तो यह है आसाम के अंतर्गत, नागालैंड में, मणिपुर एंड आपका ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख में ये आफ्सपा लगा हुआ है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आफ्सपा बेस्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल जीवन मिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, और जो कि इन्विसाज करता है, ये प्रयत्न करता है कि सप्लाई कर सके 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स के लिए थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। कब तक करना है ये? 2024 तक करना है। एंड जो सेकंड में कहा गया है कि जो पानी समिति होती है वो उसमें 10 से 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 50% वुमेन मेंबर होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी जो फंड शेयरिंग पैटर्न है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वह 1910 है फॉर हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए और 60 एंड 40 है फॉर अदर स्टेट के लिए। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, और ये इन्विसाज करता है कि 2024 तक 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराया जाए थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के द्वारा।
सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पानी समिति है कंसिस्ट करती है 10 से 15 मेंबर और 50% वुमेन मेंबर्स उसमें एटलीस्ट होनी चाहिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो शेयरिंग पैटर्न है 90-10 जो है वह हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है, ये करेक्ट है। लेकिन जो इसका जो अदर स्टेट के लिए है वो 60-40 ना होकर ये 50-50 का शेयर होगा, जो कि सेंट्रल के लिए 50 और स्टेट के लिए 50। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो FSTC रिपोर्ट आई है जिसके कारण से अभी ये चर्चा में रही जल जीवन मिशन, ये रेफ़र करती है FSTC जो कि हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस को, जो कि वाटर प्रोवाइड कराएगा इन एडिक्वेट क्वांटिटी में, कितना 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। एंड जो प्रिस्क्राइब्ड इसकी क्वांटिटी होगी वो BIS 10,500 स्टैंडर्ड से होगी और रेगुलर बेसिस में इसमें कंटिन्यूस सप्लाई की जाएगी इन अ लॉन्ग टर्म। इस जो रिपोर्ट आई इसकी की फाइंडिंग्स रही कि 62% ऑफ द हाउस होल्ड के पास रिसीव्ड हो गया है फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन विथ इन द प्रमाइसिस। इसके अलावा जो ओवरऑल जो FSTC है इन द कंट्री वो 14% इंक्रीज हुआ है 2021-22 में प्रीवियस ईयर से। इसके अलावा इसमें जो पुदुचेरी है उसने 88%, तमिलनाडु ने 86%, हिमाचल प्रदेश ने 82%, ये हाईएस्ट रैंक पर हैं। फंक्शनली इन्होंने स्कोर किया है कि इन्होंने जो FSTC को 88% पा लिया है, 86% तमिलनाडु ने और हिमाचल प्रदेश ने 82 टैप वाटर्स को इंश्योर किया है। इसके अलावा इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं, इस मिशन के बारे में देखते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2019 में, जो कि इन्विसाज करता है कि 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे मिले एवरी रूरल हाउस होल्ड्स को विथ थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा 2024 तक। जो जल जीवन मिशन है ये एक जन आंदोलन की तरह है फॉर वाटर, जिससे ये सभी की प्रायोरिटी बन जाए। साथ ही साथ ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहा है। इसका जो एम है ये मिशन इंश्योर करता है जो फंक्शनैलिटी जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है उसकी, साथ ही साथ जो वाटर कनेक्शन वाटर क्वालिटी को इंश्योर करता है, साथ ही साथ टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, साथ ही साथ जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को बढ़ाने के लिए और जो गंदा वाटर है ग्रे वाटर है उसको ट्रीटमेंट के लिए और साथ ही साथ उसको रीयूज करने के लिए। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो जल जीवन मिशन है ये फोकस करता है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे फॉर वाटर एट द लोकल लेवल पर ही। इसमें जो क्रिएशन किया जाएगा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिससे कि सस्टेनेबल यूज किया जा सके वाटर का, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और जो हाउस होल्ड वाटर वेस्ट वाटर है उसको रीयूज किया जा सके। साथ ही साथ इस मिशन को अन्य जो स्कीम चल रही हैं इस पे बेस्ड तो उनको इसके साथ कन्वर्ज भी किया जाएगा। ये मिशन है ये कम्युनिटी अप्रोच पर काम करेगा जिसमें कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह इसको इंश्योर करें, साथ ही साथ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, उनके लगातार उनसे संवाद किया जाएगा फॉर की कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन के लिए। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है पानी समिति जो प्लान तैयार करेगी उसके अंतर्गत किया जाएगा और ये पानी समिति में कौन होगा कंसिस्ट करेगा ये 10 से 15 मेंबर को, जिसमें एटलीस्ट 50% वुमेन होंगी। साथ ही साथ अदर जो मेंबर होंगे वह होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप से और साथ ही साथ सोशल एंड हेल्थ वर्कर होंगे, आंगनवाड़ी टीचर होंगे। और ये जो कमेटी होगी पानी समिति होगी वो प्रिपेयर करेगी एक वन टाइम विलेज एक्शन प्लान जो कि और अवेलेबल जो विलेज रिसोर्सेस हैं उनको मर्ज करे, साथ ही साथ और जो प्लान होगा वह अप्रूव किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। अगर इसमें फंडिंग से पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो फंड शेयरिंग पैटर्न है सेंटर एंड स्टेट के बीच में 90 और 10 है, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, साथ ही साथ अदर स्टेट के लिए 50-50 है इसके अंतर्गत। वैसे नॉर्मली 60-40 होता है, इसमें 50-50 है एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए ये 100% दिया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन हमारा जल जीवन मिशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि NARCL है ये इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द कंपनी एक्ट और इसने एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से लाइसेंस प्राप्त किया है। सेकंड में कहा गया है कि जो NARCL है ये एक्वायर करेगा स्ट्रेस एसेट्स वर्थ कितना रहेगा उसका 2 लाख करोड़ का फ्रॉम वेरियस जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे।
थर्ड में कहा गया है कि आरबीआई के ये मेंटेन करेगा 51 ओनरशिप इन NARCL। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये कंपनी एक्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है और इसको आरबीआई के द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में लाइसेंस दिया गया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में ये 2 लाख करोड़ की जो कॉमर्शियल बैंक के जो NPS हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनको एक्वायर करने का काम करेगा। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें 51% आरबीआई की है, इसमें 51% आरबीआई की नहीं बल्कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी इसके अंतर्गत ओनरशिप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1 और 2 ओनली हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो NARCL है ये इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनी एक्ट के रूप में, जो कि अप्लाइड किया उसने मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में उसको लाइसेंस दिया गया। और इसके अलावा ये एक्वायर करेगा जो स्ट्रेस एसेट्स हैं कॉमर्शियल बैंक के, उसकी बर्थ रहेगी 2 लाख करोड़ की। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें ओनरशिप रखेंगे 51% और कैनरा बैंक रहेगा, वो इसका स्पॉन्सर रहेगा। इसके अलावा इसमें एक IDRCL भी बनाई जाएगी। ये एक अनदर एंटिटी होगी जो कि डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के रूप में होगी, जो कि ये ट्राई करेगी टू सेल द स्ट्रेस एसेट्स जो कि एक्वायर किए जाएंगे NARCL के द्वारा। इसके अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वह इसमें मैक्सिमम 49% इसमें एक्वायर करेंगे IDRCL के अंतर्गत। साथ ही साथ जो रिमेनिंग 51% होगा वो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के रूप में होगा। तो जो NARCL था उसमें 51% पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास में है, जबकि IDRCL में है उसमें 49% पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में है, जबकि 51% जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास है। ये जो NARCL IDRCL जो स्ट्रक्चर है ये एक न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर के रूप में है, जो कि स्ट्रेस एसेट्स हैं कॉमर्शियल बैंक के उसको दूर करने का ये काम करेगा। इसके अगर हम वर्किंग के बारे में देखें तो ये जो NARCL होगा और जो कोई कॉमर्शियल बैंक है जिसके एसेट्स हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, तो इस बैड लोन को ये NARCL खरीद लेगा और इसमें जो 15% जो होंगे कैश के रूप में उसका पेमेंट कर देगा। साथ ही साथ 85% उसको सिक्योरिटी रिसीप्ट के रूप में प्रोवाइड करा देगा और ये उसी समय कर दिया जाएगा जब वह उस स्ट्रेस एसेट्स को लेगा, एक्वायर करेगा। फिर इसके बाद जब IDRCL होगा वह इसको बेचने का प्रयास करेगा जो स्ट्रेस एसेट्स होंगे जो एक्वायर किए हैं NARCL ने। और यदि IDRCL बेस्ट ऑप्शन नहीं ला पाता उसको बेचने के लिए तो इसके पीछे जो गारंटी रहेगी वह गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी। और इसमें भी ये रेस्ट्रिक्शन है कि जो ये गारंटी रहेगी 5 ईयर्स रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, जिससे ये इफ़िशेंटली वर्क कर सके IDRCL। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग रहेगी। ये था क्वेश्चन हमारा NARCL पे बेस्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ईरान से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि ईरान की जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं वे कौन कौन सी हैं। इसमें फर्स्ट में टर्की, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो इसमें आपको कोड के द्वारा इसको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसकी जो अगर बॉर्डरिंग कंट्री की हम बात करें तो इसमें टर्की, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान पाँचों शामिल हैं, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D 1 2 3 4 5 एंड ऑल। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, इसके अलावा ये इराक एंड ये टर्की, आर्मेनिया एंड अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान इसकी बाउंड्रिंग कंट्री हैं। साथ ही साथ इसमें गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ भी इसके बाउंड्री पे लगती हैं। साथ ही साथ ये जो गल्फ़ ऑफ ओमान है और पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के द्वारा कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। ये था हमारा एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।